प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, आज अरशद शरीफ की वालदा सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ पे उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवाई। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ये भी मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको इल्म होना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं इमरान खान के बारे में और लोगों का क्या ख्याल है कि वाकई पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। तो ये साहब हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो मैंने जब इनको सुना तो मैंने सोचा आपको भी सुनाते हैं, तस्वीर इनकी पीछे लगा देते हैं जी। सरकार है मेरी जाती राय वे मैं गलत भी हो सकना है, तो ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਲਕ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। लेकिन धोखेबाजा ने मुल्क का नुकसान नहीं वेखा। धोखेबाजा ने अपने रजीम चेंज की ऑपरेशन की कामयाबी की आखिरी खत तक जाना ही जाना है हर सूरत ते। हुण भी सरकार नूं लग रहा है कि इमरान खान नूं किसी धोखेबाज ने पोला कराया कि असैंबलियां ना तोड़, और ये असैंबलियां ना तोड़न दा विच खिलाफ पैदा हो रहा ना, ये सरकार पीडीएम के डाकुआं नूं एक टाइम मिल रहा है बंदे खरीद के मुमकिन सरकार मेरी इन्हां दी उंजी छुट्टी करा दी जाए। अच्छा, ये मैं भी आपको प्रोग्राम में बताता रहता हूँ कि इमरान खान जो है उसको चक्कर दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे। एक बंदा नहीं, ज़्यादा लोग इस बात पर तवज्जो दे रही है और बता रही है कि धोखेबाज जो है उन्होंने दोबारा ये काम किया। अब कुछ बंदे खरीदे जाएंगे। होता ये है कि जब आप टाइम लेते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा काम डालेंगे, जरदारी साहब डालते हैं या कोई और डालता है, इस पे काम हो रहा होगा और कल को आप देखेंगे चंद दिनों में कि पंजाब असम्बली में कोई ना कोई गड़बड़ होगी और फिर क्या वहाँ पे तमाशा चलेगा। मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब कौन सा धोखेबाज ने इमरान खान को धोखा दिया हुआ है। 3.5 साल तक इमरान खान जिस तरह यू टर्न लेता रहा, महंगाई के ऊपर जो कुछ भी हुआ, शुरू में इमरान खान जैसे ही आया गैर कानूनी इमारतें जो थी वो गिरानी शुरू कर दी। फिर वहाँ पे आपने देखा कि गरीब लोग जो बेशुमार ऐसे भी थे जिन्होंने ये जगह खरीदी हुई थी, जाली तरीके के साथ उनकी रजिस्ट्री हुई थी, उनको भी पता नहीं था। इमरान खान ने उस पर ये तो सोचा कि इनसे मैं अपना ये कब्ज़ा छुड़ा लूँ, मगर उनको उसके मतलब ना कोई जगह दी और ना ही उनका नुकसान जो है वो पूरा किया। और फिर यही जो वो चीज़ें थी जिस पर अवाम जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई, और ये जो मुखालफत अवाम की थी उससे उन धोखेबाजों ने फ़ायदा उठाया। उन्होंने महंगाई, जिस तरह बताया गया कि महंगाई बहुत है, इमरान खान के आने से महंगाई हुई है, बाद में आपने देखा कि उससे ज़्यादा महंगाई होगी, वो मीडिया गायब होगी, वो लोग गायब हो गए, वो पर्दे से हर चीज़ गायब होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इमरान खान जो है आज भी उसी दलदल में फंसा हुआ है जिसमें वो पहले 3.5 साल गवर्नमेंट कर रहा था और उसके दौरान फंसा हुआ था। अब ये जो नया ड्रामा चल रहा है, कब तक ये चलेगा, कब तक ये इमरान खान को चक्कर देते रहेंगे। और मेरा ख्याल है इमरान खान की उम्र है 70 साल इस वक्त। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान पर कोई ऐसा मसला बन जाए, कोई बीमारी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको इल्म है कि 70 साल के बाद, ये तो अल्लाह ताला का फजल है इमरान खान पे कि उसने अपने आप को फिट रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में तो 55 साल के बाद, 60 साल के बाद जो हालत होती है वो किसी से छुपी हुई नहीं। तो वक्त दिया जा रहा है। इस वक्त में इमरान खान के जो दुश्मन हैं वो कोई ना कोई फ़ायदा उठाएंगे। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। अब मैं आपको एक और ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ, वो भी सोशल मीडिया से लिया है। आपके इस मुल्क की हालत के जिम्मेदार आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, आपकी अदलिया है, आपका मीडिया है, और फिर उसके बाद जाके ये चोर चकार सियासतदान आते हैं।
लेकिन ये जो पहले ऊपर 3 तबकात हैं, ये हैं आपकी और आपकी आने वाली नस्लों की तबाही के जिम्मेदार। एक ऐसा मुल्क जो दिवालिया हो चुका है, जिसके साथ शबो रोज कई सालों से सियासी बलात्कार होते चले आए हैं और अब तक हो रहे हैं, जहां पे एक सेनेटर अपना इजहार राय इस्तेमाल करता है, अपना हक के इजहार राय इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये सोशल मीडिया से मैंने लिया, तस्वीर लगा देते हैं पीछे। हमारे मुल्क पर आपने देखा कि जब से ये चोर चक्के आए हैं, 75 साल से बहरहाल इसी तरह ही चल रहा है। अगर घर में आप देखें कि कुछ चीज़ रोज़ाना चोरी होनी शुरू हो जाए और आप कंट्रोल ना करें, तो एक वक्त आता है कि घर की सब चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं। यही हालात आज का पाकिस्तान में चल रहे हैं कि जिसका दिल चाहता है वो वहाँ पे लूट मार कर रहा है। जिस तरह ये साफ फरमा रहे हैं कि सबसे पहले मिलिट्री है, फिर आपकी अदलिया है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मिलिट्री जो है, मैं उसके कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लोग क्यों कहते हैं कि मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है? हुआ ये है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया, उसमें पाकिस्तान की आप बदकिस्मती समझ लें। और एक और चीज़ ध्यान में रखें कि जो हमारा हमसाया मुल्क, जहाँ से हमने आज़ादी ली थी या छीन ली थी, अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी, जिसमें बेशुमार कुर्बानियाँ देनी पड़ी, उसने आज तक पाकिस्तान को सुकून से रहने नहीं दिया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तल्लुकात हमेशा से ख़राब रहे, जंगें भी होती रही, सब कुछ हुआ, और जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई, हम फिर पीछे चले गए। अब वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला बना वो था कि पाकिस्तान को एक मजबूत आर्मी चाहिए। जिस तरह दोनों ममालिक में, इंडिया और पाकिस्तान में, मिलिट्री असला ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। ना हम तालीम की तरफ इतनी तवज्जो दे सकते हैं, ना और चीज़ों की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी वो ये है कि अगर हिंदुस्तान ने कोई चीज़ ऐसी ख़रीद ली है तो हम भी वो चीज़ जो है फौरी तौर पर उसके मुकाबले की ख़रीदें। अगर उसने कोई मिसाइल टेस्ट किया तो हम भी मिसाइल टेस्ट करें। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर हिंदुस्तान ने एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान ने भी किया, और इस पर सबसे ज़्यादा खर्चा आया, सबसे ज़्यादा अखराजात जो है इन चीज़ों पे आए। इसमें आज तक एक चीज़ ध्यान में रखें कि एक कश्मीर का मसला हमारा बना हुआ है। अगर कल की आप हालात देख ले, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर और हमारे जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई, वहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि कश्मीरियों की कितनी इज़्ज़त, जो हमारे पास कश्मीर है उसकी हम कितनी इज़्ज़त कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के पास है उसकी हमें फ़िक्र पड़ी हुई है, मगर जो हमारे पास है उसका हम कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कितना एहतराम कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए आपको कहा कि जो नारे लगाए जाते हैं कश्मीर हमारा है, वो नारे अभी तक कोई रंग नहीं लाते। वजह यही है कि हम आज तक पाकिस्तान को नहीं संभाल सके। हमारे हुक्मरान आज तक पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात है उनको ठीक नहीं कर सके। हमारे हुक्मरान आपस में बैठ के इकट्ठे कोई अवाम के फैसले नहीं कर सके। आज मुझे अभी किसी ने तस्वीर भेजी, सबसे ऊपर आर्मी, फिर अदलिया, फिर सियासतदान, फिर पाँव के नीचे अवाम थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अवाम की इज़्ज़त यही है कि उसने पाँव के नीचे ही रहना है, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हर वो मुल्क जहाँ आप देखते हैं तरक्की होती है, वहाँ पे अवाम को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। मैंने कई दफ़ा मुख्तलिफ ममालिक की आपसे बात करता रहता हूँ, तरक्की याफ्ता ममालिक की, वहाँ अवाम की इज़्ज़त एहतराम इतनी है, यूरोप की मिसाल ले लें कि इंसानियत का इतना एहतराम है कि अगर आप, जो लोग यूरोप में रहते हैं उनको भी पता है, आप तो सोशल मीडिया पर हर चीज़ें वैसे ही मिल जाती है कि कोई बीमार है, कोई मसला बन गया तो एम्बुलेंस भी 2-3 मिनट में पहुंच जाती है और वो सीधी हॉस्पिटल लेके जाती है। रास्ते में डॉक्टर साथ होता है, वो चेकअप करना शुरू कर देता कि नर्सें होंगी या डॉक्टर होगा, कोई ना कोई उसमें हेल्प मिलेगी आपको, और वो पूरा ख्याल रखते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये किस रंग का बंदा है, किस नस्ल का बंदा है, ये आर्मी का है, ये फलां है। हमारे
किसी अमीर आदमी के तल्लुकात अच्छी है तो वो आर्मी हॉस्पिटल में चला जाएगा, उसका इलाज और होगा, दूसरे का और होगा, तीसरे का और होगा, मुख्तलिफ इलाज चल रहे होते हैं। और यही म्यार हमने जिंदा के लिए भी रखा हुआ है, बीमार के लिए भी रखा है, मुर्दे के लिए भी यही रखा हुआ है। और ये म्यार अगर आप यहाँ यूरोप में देखें तो नहीं है। ठीक है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट इलाज करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर मेरा ख्याल वही होते हैं, वही मेडिसिन होती है, कोई उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। और एक ही मेडिसिन ज़ाहिर है पूरे यूरोप में ये चल रही है या तरक्की याफ्ता मालिक में। मैंने कई दफ़ा चेक किया, मैं इंग्लैंड से डॉक्टर से दवाई लेता हूँ, कभी जर्मनी से लूँ तो मिलती जुलती होती है, वही दवाई होती है जो भी कोई बीमारी हो। खैर, हम आज तक अवाम को ये चीज़ें नहीं दे सके, अवाम को हम शऊर नहीं दे सके। अवाम में शऊर इसलिए नहीं आ सका कि जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। हमें शुरू से यही डराया गया कि पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, मगर ये नाजुक सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के लिए, ये नाजुक सूरत हाल गरीबों के लिए। अमीरों के घरों में बिजली भी आ रही है, गैस भी आ रही है, नौकर चाकर भी है, सब कुछ है, उनके बड़े बड़े महल भी हैं। उनको पता ही नहीं कभी कोई महंगी चीज़ भी हुई है। यहाँ पे जो इंसाफ है वो बिल्कुल दम तोड़ चुका है, अदलिया बिल्कुल खामोश, और कोई ऐसा काम नहीं। आज अरशद शरीफ की वालदा ने ये भी इल्ज़ाम लगाया, उसमें मेरा 5 के 6 फौजी जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर हैं, कि ये मेरे अरशद शरीफ के कातिल है, ये इस कत्ल की साजिश में बाकायदा तौर पर मुलव्वस है, इन पर FIR काटी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात तो सुनी, फिर गवर्नमेंट को कहा कि जनाब इनकी पूरी मदद करें। वही गवर्नमेंट जिस पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, वही गवर्नमेंट जिस पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 16 FIR दर्ज करवाई, उसी गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि आप अरशद शरीफ का जो भी मसला है इसकी वालदा की बात सुने। अब आप मुझे बताइए कि ये इतने दिन वक्फा किया, लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं भी उसमें शामिल कर ले मुझे भी, कि सबूत ख़त्म किए गए, हर चीज़ मिटा दी गई। वो बेचारी बूढ़ी औरत और उसकी बेवा जो है वो दर बर दर ये अपनी आवाज़ उठाए फिर रही हैं कि कोई हमारी बात सुने, कोई हमारी सुनवाई करे। वो कह रही मेरा अरशद शरीफ तो चला गया, मगर कल को किसी और का बेटा ना दुनिया से जाए। नाज़रीन, जिस मुल्क में इंसाफ के लिए ये हालत हो कि FIR कटवाने के लिए 100 मोटो 43 दिन बाद दिया जाए, और फिर वो बूढ़ी माँ व्हील चेयर पे वहाँ पे जाए और वहाँ जाके अपनी फरियाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दे, वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि इंसाफ मिल सकता है? अगर उसने डायरेक्ट बाजा साहब पे और उसकी टीम पे जो इल्ज़ाम लगाए, सबके नाम उसने लिए, वो सब सोशल मीडिया पे चल रहे, क्या इन लोगों से कोई पूछ सकता है? क्या इन लोगों जो चीफ जस्टिस है उसमें ये पावर है? नहीं है। वो किसी को बुला के उसकी जरूरत भी नहीं, चाहे वो रिटायर हो चुके हों। आपके इल्म में होगा कि मुशर्रफ रिटायर था, उस पर जो इल्ज़ामात थे, उसके बाद उससे पूछा गया तो वो दुबई चला गया था, पहले उसे नज़रबंद किया गया, कई ड्रामे किए नवाज शरीफ ने, मगर एंड पे जो कुछ भी हुआ वो आप सबके सामने। क्या हम सारी ज़िंदगी इसी तरह अपने मुल्क को चलाएंगे? नहीं, ये ख़जाना खाली, मुल्क खाली, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ खाली। जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जिनकी दौलत बाहर पड़ी हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे, परिंदों की तरह उड़ जाएंगे। मौसमी परिंदे हैं, और जहाँ देखेंगे कि मौसम अच्छा है और पाकिस्तान में मौसम ख़राब है, वो उड़ारी भरेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात अवाम के लिए है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद हर बंदा चाहता है जो गरीब आदमी के अंग्रेज़ों के मुल्क में चला जाए। क्या इसलिए अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी? फिर अंग्रेज़ों को रहने देना था अपने मुल्क में। कम से कम वो आपको खुराक, मेडिकल और वो तमाम चीज़ें तो दे ही रहे थे ना। इन गुलामों से तो बेहतर थे ना। ये सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें कि आज अंग्रेज़ों ने जो अपने मुल्क में सहूलतें अवाम को दी हुई है, ना इंडिया में है ना पाकिस्तान में।
कौन सी आज़ादी आपने ली? मुझे बताइए, कॉमर्स में लिखिए कि कौन सी आज़ाद कौम। अगर आज भी आप कहते हैं कि हमें इंग्लैंड का वीज़ा मिल जाए, 30 लाख कोई ले ले, कोई 20 लाख ले ले, अक्सरियत आप आज वहाँ पे प्लेन खड़ा कर दें, शिप खड़ा कर दें कि इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी और दूसरे यूरोपियन ममालिक में लोगों को ले जाते हैं, तो वो शिप बनने शुरू हो जाएंगे और मेरा ख्याल है कि शिप ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की दुनिया ख़त्म नहीं होगी। क्या ये होता है आज़ाद कौमों का, तरक्की याफ्ता मुल्कों का, जो 47 के बाद हमने आज़ादी ली? ये सोचिए ज़रा, गौर कीजिए और फिक्र कीजिए उस मुल्क का जो बेशुमार कुर्बानियाँ लेके आपने हासिल किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप प्रोग्राम देखेंगे आज मुबारक के साथ और आज पाकिस्तान के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज मैं बताऊंगा कि या तो इमरान खान सियासत छोड़ दे या फिर शराफत छोड़ दे। इमरान खान भी मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ खेल रहा है और जो मकसद था वो धरने वाला, वो आप सबको पता है कि नाकाम हो चुका है। और पहले इस पर गोली चलाई गई और बाद में भी जो धरने का प्रोग्राम था पूरी दुनिया को बुला के इस्लामाबाद में या पिंडी में, तो वो ख़त्म कर दिया गया। इमरान खान शायद सोच रहा है कि ये लोग जो है इसको आराम के साथ इंतखाबात पर जाने देंगे। इस तरह की अफवाहें चला दी गई, इस तरह के कोई अंदर मुआहदे हुए, सदर के ज़रिए हुए या जैसे भी हुए। अब सोचने की बात यह है कि मुकदमात इन्होंने ख़त्म करवा लिए, नवाज शरीफ को ये वापस लाना चाह रहे हैं। इमरान खान लोगों का लहू तो गर्म करता रहा, मगर उसका फ़ायदा अगर मेरे से पूछे तो अभी तक जो धरने शरने का है वो कोई भी नहीं हुआ। हाँ, उसमें इमरान खान पे जो फायरिंग हुई ना, उसका कुछ होना है। हो सकता है कि जिस बंदे को पकड़ा हुआ सारे इल्ज़ाम कालकोसी के ऊपर लगा के उसे मौत की सज़ा सुना दें, तो कौन सा फ़र्क पड़ चला है, कौन सा वहाँ पे क़यामत आने लगी है। लेकिन ये देखें कि जो हालात हमारे पाकिस्तान के वैसे के वैसे ही, लोग कराची से भी चले, लोग पेशावर से भी चले, 2 सूबों में गवर्नमेंट भी इमरान खान की थी, उसके बावजूद क्या वजह हुई कि इमरान खान इस काम में कामयाब ना हो सका। धमकियां भी इमरान खान ने बहुत दी। राना सनाउल्लाह को भी बताया कि जनाब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें घसीट के ले आऊँगा। वो आपके इल्म में है, शेख रशीद ने बड़े लंबे लंबे दावे किए। एक साहब और थे इधर सोशल मीडिया पे, वो कह रहे थे कि 5 दिसंबर से पहले अगर हुकूमत ना गई तो मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना। और भी लोगों ने बताया, बड़े बड़े सहाफ़ी जो थे, कि जनाब ये गवर्नमेंट चली जाएगी और इमरान खान को कोई उन्होंने बता दिया है, जिसकी वजह से ये धरना शरना ख़त्म हुआ है। उसके बाद भी आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, कल जो वहाँ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ में तू मैं हुई। उसके बाद जो बिज़नेस सेंटर था इस्लामाबाद में वो बंद कर दिया गया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों का कितना नुकसान होता है, लोगों का कारोबार बर्बाद हो जाएगा, एकदम ये सब चीज़ें कर दी गई। और फिर ये भी इतला है कि कराची बंदरगाह पे भी कुछ ऐसे मसाइल बने हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बता रही है कि हर चीज़ और महंगी हो जाएगी और इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या ये सब कुछ इमरान खान को नहीं पता? इसमें जो मेरा ख्याल है कि अहम किरदार जो अदा किया गया वो हो सकता है कि परवेज़ इलाही का हो। परवेज़ इलाही क्योंकि विकेट की दोनों तरफ खेल रहा है, मैंने आपको बताया था, और उसी वजह से ये धरने शरने ये सब टोपी ड्रामा जो शुरू हुआ था उसका इख्तिताम हो गया। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो बिल्कुल इस वक्त पुरसकून है। और ये है सबसे बड़ा मसला कि ये समझते हैं कि आराम के साथ पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक कर लिए जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले नहीं है। इमरान खान भी आ जाए, चाहे ये लोग भी आ जाए, उसकी वजह ये है कि ये खुद कोई भी अभी तक पाकिस्तान के हालात ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। और इमरान खान को दिलचस्पी तो है मगर उसके पास पावर नहीं थी। उसका कहना है कि मेरे पास पावर नहीं थी जिसकी वजह से मैं कोई ऐसे
फैसले ना कर पाया। जो पाकिस्तान में कवानीन की तब्दीली ज़रूरी है, पुलिस के जो हालात बने हुए हैं, इन चीज़ों पर काफ़ी काम करने वाला है, मगर कामयाब ना हो सका। अब हमने बातें तो बहुत सुनी, मगर काम हमें कोई ना इमरान खान की तरफ से अभी तक नज़र आया। ठीक है, ज़ख्मी हो गया इमरान खान, इसे क्या ज़रूरत थी कि इतनी जल्दी फिर धरने की कॉल देने की। जब एक दफ़ा एक सिस्टम से ये बाहर हुआ है, इसको पता चल गया, तो थोड़े अरसे बाद ये धरने की कॉल देता। उसी वक्त मैं अभी आता हूँ, बंदा ठीक है, टाइम चाहिए, ज़ख्मी होता है, वो ज़हनी तौर पे भी डिस्टर्ब होता है, और जख्म चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई 2-4 हफ्ते में भरने वाला नहीं होता। और जब तक मुकम्मल से ठीक ना हो, आपके इल्म में एक मुश्किल हो जाता है इस तरह के जलसे जुलूसों की क़यादत करना। ये नाकामी क्यों हुई, इसे आप नाकामी कहेंगे, इसे कामयाबी नहीं कहेंगे। हर बात पे ये कह देना कि मैं पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं चाहता। कोई भी नहीं पाकिस्तान का कोई नुकसान चाहता, हम भी नहीं चाहते। कोई बंदा चाहता है कि पाकिस्तान का एक पत्ता भी जो वो गिरे या तोड़ दिया जाए, या कोई दरख्त को भी किसी को नुकसान पहुंचे। इंसान तो ज़रूर दूर की बात है। इस धरने से जो कीमती जानें गई वो भी आपके इल्म में, लेकिन नतीजा ज़ीरो निकला। और यही है पाकिस्तान की नाकामी कि जब भी आप किसी मकसद के लिए उठते हैं तो वो पूरा नहीं कर पाते, और आपको जो मुल्क में दुश्मन है वो उस तरफ ले जाते हैं जिस मकसद के लिए वो दुश्मन काम कर रहे हैं, और आपको पता नहीं चलता। इमरान खान एक ठीक है ईमानदार कहा जा रहा है, मगर जब आप देखते हैं तो ईमानदारी अपनी जगह पे, पर तजर्बा इमरान खान के पास भी इतना नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप कोई भी बिजनेस करें, अगर आप एकदम डायरेक्ट कोई काम करते हैं, जब तक उसका तजर्बा नहीं तो नुकसान हो जाता है। इमरान खान ने भी सियासत में हिस्सा तो 22-24 साल से लिया, मगर वज़ीर आज़म से पहले इसके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी कि जिसकी वजह से ये कोई तजर्बा हासिल करता, कुछ इसको पता चलता। तो ये भी एक सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है इस वक्त। अब जो हालात पाकिस्तान में बने हुए, किसी को कोई दिलचस्पी इससे नहीं है कि फ़लाँ बिजनेस सेंटर बंद हो गया, इस्लामाबाद में ये हुआ, मुर्गी महंगी हो जाएगी, दाल महंगी हो जाएगी, घी महंगा हो जाएगा, इस पर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। अतातारड़ कहता जी कि इस्लामाबाद में हम घुसने नहीं देंगे, और ये दुश्मनों वाली बातें आप पाकिस्तान में बैठ के करते हैं। एक पाकिस्तान है, वहाँ पे आप जहाँ मर्जी पाकिस्तानी कोई शहरी जाए, किसी को क्या जरूरत है, किसी का क्या हक है कि उसको रोके। एक सोचने वाली चीज़ है। ये तो ऐसे ही है कि फिर आप किसी दूसरे मुल्क में जाने से पहले वीज़ा लगवाएं तो फिर आएँ। तो बातें इस तरह की जब आप मीडिया पे आके करेंगे और इंतशार की करेंगे, तो उससे कोई हालात पाकिस्तान के बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। बिजनेस में आपने देखा पाकिस्तान के पहले हालात बहुत ख़राब है। अब जनाब बिजनेसमैन जितने हैं वो इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। और लोगों ने, हमारी फ़ौज भी आज भी नज़रें लगाई हुई हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे लोगों की नज़रें हैं कि किसी वक्त भी कोई हालात तब्दील होंगे, कोई ऐसी चेंजिंग आएगी जिससे बेहतरी होगी। मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतरी की तरफ जाए। मैंने शुरू में प्रोग्रामों में कहा था कि इंतखाबात इतनी जल्दी ये करने नहीं देंगे, इतने आराम से ये जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके इल्म में है कि एक गलत आदमी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो 13 जमातें इकट्ठी होकर आई हुई हैं, और इनके भी करिंदे परिंदे हर जगह पे मौजूद हैं, और इनसे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। इमरान खान को अगर वज़ीर आज़म आप समझते कि दोबारा बनने देंगे तो इतना आसान नहीं है। मैंने अपने प्रोग्रामों में कहा था कि अमेरिका के साथ पंगा लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो कोई बादशाह हो। आपके इल्म में है ये बड़ा मुश्किल है। आप अमेरिका की मुखालफत भी करें या यूरोपियन यूनियन की मुखालफत करें, लेकिन अगर आपने दुनिया में रहना तो सबके साथ बना के रखनी पड़ती है। आप एक मुल्क से भी नहीं अपने जो तल्लुकात ख़राब कर सकते। अब देखती है कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने की भी धमकी दे दी, वो भी बेकार अभी तक गई है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा।
मुस्तकिल मजाजी से जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे उसमें फिर ये नहीं होता कि नुकसान क्या हुआ कि तो नफ़ा क्या हुआ है। फिर बंदा जो कहता है वो कर गुजरता है। आज आप देख ले कितने दिन पहले ये बयान दिया था, इस्लामाबाद लोगों को इकट्ठा करके इतना पैसा जो ज़ाया हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर वहीं पे ये ऐलान किया गया कि जनाब मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँ। तो ये ऐलान आप घर से भी कर सकते थे, बैठ के भी कर सकते थे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मसला ये है, एंड पे मैं बताना चाहता हूँ कि किसी प्रेशर में भी गवर्नमेंट नहीं आ रही, ना अदालतें आ रही हैं, और आप देखते हैं कि कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हो। दूसरी तरफ आप देख ले कि पेट्रोल है, रूस ने कहा मैं सस्ता बेचूंगा, उससे आलमी मंडी में पता चल रहा है कि कीमतें कम होंगी। अब पाकिस्तान में ये होती हैं या नहीं, बता तो रही है कि हो जाएगी। स्टेट बैंक है, उसमें ख़जाना ख़त्म होता जा रहा है, उसके बाद डॉलर ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये आप देखेंगे कि अगले शायद 1-2 माह में पाकिस्तान की क्या हालत होती है। मेरा ख्याल ज़्यादा इंतज़ार आपको करना नहीं पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देख सकें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ सोशल मीडिया से एक वीडियो मुझे मिली। मैंने कहा आपको ऑडियो सुनाते हैं, ख़तून की आवाज़ सुनेंगे आप और तस्वीर लगाएंगे। पीछे मौलाना फजल रहमान के बयान के बाद ख़वातीन बड़े गुस्से में, और ये भी उसी का नतीजा है कि आप सोशल मीडिया पे मौलाना साहब की क्लास ली जा रही है, सुनते हैं ये जी। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान का बयान मैंने सुना है। इस बदबूदार किरदार की बकवास सुन के मेरे दिल में एक आग लगी हुई है। मेरे वालिद 71 और 65 की जंग के गाजी हैं। मेरा शौहर कारगिल की लड़ाई में हिस्सेदार था। मुझ जैसी बहुत सी ख़वातीन, हम माएँ, बहनें, बेटियाँ जिनके बाप, भाई, बेटे जंगों में खर्च हो गए, मैं शहीद नहीं कहूँगी। इस दल्ले की बात सुन के मैं उनको शहीद नहीं कहूँगी, क्योंकि आज फ़ौज खामोश है। इसकी बकवास सुन के किसी एक ने नहीं कहा कि हमारे बच्चों की, हमारे शौहरों की, हमारे बापों की कुर्बानियाँ रायगान नहीं है। कश्मीर कमेटी के हेड तो तुम थे, हरामखोर। सालों साल वो हड़प करके सूअर की तरह तुम्हारा पेट फूल गया है, और तुम बैठ के पाकिस्तान के फौजियों को बकवास करते हो। रो मैं इसलिए रही हूँ कि इस सरजमीन में अब कोई मर्द का बच्चा रहा नहीं है जो इस खबीस के मुंह पे थप्पड़ मार के इसके दांत तोड़ दे। ये अपने आप को मौलवी कहता है। अच्छा, ये जी नाज़रीन, ये सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी, मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि पाकिस्तान की कौम की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो माएँ हैं, जब उनका एहतराम नहीं किया जा रहा और बिल्कुल तमाम इदारे भी खामोश, किसी में ये जुर्रत नहीं कि मौलाना साहब को बुला के पूछे, कोई सो मोटो ले कि पूरी कौम की माओ बहनों के मतलब तुमने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस औरत ने ठीक कहा, किस धरती पे किसी को इस तरह की शर्म नहीं आई और किसी इदारे से ये आवाज़ नहीं उठी कि जनाब ये क्या आपने बात की है। वो उससे ये नहीं कह सका कि आप माजरत कर ले, आपने गलती से ये अल्फाज अदा कर दिए, या गलती हो जाती इंसान से। कौन सा इंसान है जिससे गलती नहीं होती। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि फजल रहमान की ये कोई गलती है, ये जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं और अपनी सियासत चमकाने के लिए ये तमाम वो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें ना किसी की इज्जत की फ़िक्र होती है इनको, और ना ही किसी का ये फ़िक्र इनको होती है कि जनाब किसी के जज्बात जो है वो मजरूह हों। इनके जज्बात मजरूह होते हैं तो आपको इल्म में है कि जो पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बने हुए हैं जिसकी वजह से
इंसानी हकूक़ पमाल हो रहे हैं, मजहबी हकूक़ पमाल हो रहे हैं, उस वजह से इनके जज्बात जो है वो मजरू हो जाते हैं। आप देखें कि ये ख़वातीन आज सोशल मीडिया पे बेशुमार हैं जो इस वक्त इस तरह के बयान दे रही है। अगर फ़ौज की बात करें तो कुर्बानियाँ पाक फ़ौज की कभी भी हम भूल नहीं सकते। आप अंदाज़ा लगाए कि 65 की जंग थी या 71 की जंग थी या जो भी कारगिल का मसला था, उसमें पाक फ़ौज के जवानों ने अपनी जानें भी कुर्बान की, अपना वक़्त भी कुर्बान किया। अपने कईयों ने आज भी ज़ख्मी होंगे जिनकी किसी की टांग नहीं होगी, किसी का बाजू नहीं होगा, लेकिन इतनी कुर्बानियाँ हमने दी, उस वक़्त भी दी जब पाकिस्तान बना। उस वक़्त भी 80,000 ख़वातीन ने कुर्बानियाँ दी। नौजवान लड़कियों को उठा लिया गया, कुएं में छलांग लगा दी गई, किसी ने किसी की इज़्ज़त लूट ली की, किसी को अपने मज़हब के मुताबिक उन्होंने कहा कि जनाब आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। आज भी इस तरह की ख़वातीन हिंदुस्तान में मौजूद हो, मगर फिर भी उसके बदले में हमने पाकिस्तान में क्या सीखा, क्या पाया। अगर आप फजल रहमान की बात करें तो इसको यूरोप में आने नहीं देते, यूरोप का वीज़ा नहीं इसको मिलता, इतनी इसकी वैल्यू है। सिर्फ अपने मुल्क में ये बंदा या अरब ममालिक में जाता है, अपने मुल्क में इसने एक फ़ोर्स बनाई हुई है, और ये फ़ोर्स की जो फ़ोर्स है इसी वजह से तमाम अदारे इससे डरते हैं। और ये नहीं कि इसने बनाई हुई, और भी कई ऐसे उलमा हैं जिन्होंने अपनी फ़ोर्स तैयार की हुई है, और वो फ़ोर्स इस तरह तैयार की हुई है कि उन्हें पहले बताया जाता है कि इन्हें कुरान की तालीम दी जाती है, लेकिन बाद में आपके इल्म में है कि उसी के ज़रिए प्रेशर डाल के जो भी मामलात होते हैं, वो अपने जो गलत मामलात होते हैं उनको दबाया जाता है, उनको ठीक करवाया जाता है, और कवानीन का एहतराम नहीं किया जाता, किसी चीज़ का एहतराम नहीं किया जाता। ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि कोई भी बंदा हो, जब तक आप अपनी कुर्बानियों को याद नहीं रखेंगे, पाक फ़ौज की कुर्बानियों को याद नहीं रखेंगे, उस वक़्त तक आप ना तो इज़्ज़त से जी सकते हैं, ना आपके मुल्क की इज़्ज़त होती है। जब आपके उलमा आपकी ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करेंगे, जो अपने आप को उलमा कहते हैं, तो क्या दूसरे लोग आपकी ख़वातीन की खाक इज़्ज़त करेंगे? ये बात बड़ी अहम है कि फजल रहमान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कोई भी बयान दे सकता है और उसको पूछने वाला कोई नहीं। ये बेचारी रो रही थी और फिर गुस्से में कुछ ऐसे अल्फाज भी मैंने सुन लिए, और मैंने इसलिए नहीं काटे कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है सब कुछ, जिस तरह वो उसी तरह अल्फाज बयान किए गए। यहाँ पे आप देखें कि पाकिस्तान, हर बात पे हम कहते हैं कि जिंदाबाद, मगर क्या वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी भी कोई इज्जत नफ्स है कि नहीं है? किस तरह पाकिस्तान में लाकानूनियत है, किस तरह वहाँ पे कानून का एहतराम नहीं कोई करता। जो बड़ा आदमी है, छोटे आदमी की ज़िंदगी जो है वो जहन्नम बनी हुई है। ये क्यों है सब कुछ? ये क्यों है? ये है सवाल। और हम सीखते भी नहीं। हमारे सियासतदानों की आपस की तलखियाँ अपनी जगह, मगर जिस तरह इसने बताया कि आज भी कोई मर्द का बच्चा नहीं है जो पाकिस्तान के हालात दुरुस्त कर सके। इमरान खान की बात लोग करते हैं, उसके दौर में भी आपके इल्म में पुलिस स्टेशनों में मोबाइल फ़ोन लेके जाना मना हो गया था। क्यों हुआ था? वहाँ पे तशद्दुद किया जाता है, वहाँ पे इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता। जब एक चीज़ ज़हन में रखें कि इमरान खान की आज अगर गवर्नमेंट गई है तो कोई खामियां इसमें भी होगी। अगर इसके पास अक्सरियत शुरू में नहीं थी तो शुरू में ये गवर्नमेंट ना करता। ये बाद में बताना कि मैं कोई फैसले नहीं कर पा रहा, मेरी टांगे और बाजू बांधे हुए थे, ये अवाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अवाम को दिलचस्पी थी कि उनको जो सहूलतें हैं वो मिलती, उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां वो कम होती। आपने देखा कि बड़े बड़े दावे किए गए मगर बाद में कोई नताइज न निकले। हमारी पाक फ़ौज को भी चाहिए कि वो अपना अहम किरदार अदा करे, और जो भी कुछ भी हो सके, ठीक है आप सियासत में हिस्सा ना ले, मगर कम से कम आप पाकिस्तान की अंदरूनी हालत ठीक करने में अपना किरदार तो अदा करें। अगर बॉर्डर पर जंग होती तो ये जो सियासतदान बैठे हुए, इन्हीं को हुक्म पर आपने जंग लड़नी है, और ये इस काबिल नहीं है कि ये आप कोई बात बताएं कि जनाब आप ये फैसले कि जंग आपने लड़नी है।
मगर फैसले इनके इसलिए होते हैं कि कहीं पे भी अगर आप ऐसा हमला कर देते तो ये ऐसे ममालिक से जैसे हिंदुस्तान ने मुआहदे कर लेते फौरी तौर पे, और फिर आपका जो भी जिस तरह कारगिल में हुआ था। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सियासतदान आपके बैठे हुए हैं, जब तक ये पाक साफ नहीं होंगे, जब तक आपके अंदरूनी हालात ठीक नहीं होंगे, आप किसी दूसरे मुल्क का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? किस तरह आप किसी और मुल्क के साथ जंग कर सकते हैं जब हमारे अंदरूनी हालात इतने ख़तरनाक है? अगर आप हमसाये ममालिक की बात करें तो वहाँ इस तरह तो नहीं होता सियासतदान जिस तरह एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और एक दूसरे को खा जाने की नज़रों से देखते हैं, गालियाँ तक दे जाते हैं, बुरा भला कह जाते हैं। क्या ये लोग जो आपने पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं ये हमारी कोई ऐसी मिसाल पैदा कर सकते हैं जिससे कौम का सर फख्र से बुलंद हो सके? नहीं कर सकते। इसलिए ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमें अंदरूनी हालात ठीक करने होंगे, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना होगा, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो हर एक की रिस्पेक्ट करनी होगी, मजहबी नफरत को ख़त्म करना होगा। अब मुझे बताइए कि जो ये अल्फाज मौलाना इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा मज़हब की तरफ भी चले जाए तो कोई मज़हब भी इजाज़त नहीं देता कि आप कौम की बेटियों के मतलब या ख़वातीन के मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल। मुझे बताइए कोई मज़हब इजाज़त देता है? या किसी कोई इस चीज़ का हक हासिल है कि वो किसी के मतलब इस तरह की बात करे? ये जो ख़वातीन आजकल सोशल मीडिया पे आई हुई हैं और ये बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि गुस्सा इंसान को आता है। हम देखते हैं कि हम दिन ब दिन अखलाकी जो कदर है हमारी वो गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। ये कौम पे एक अजाब आया हुआ है, हुक्मरानों की सूरत में अजाब आया हुआ है। ये कौम के अपने भी गुनाहों की सज़ा मिल रही है, क्योंकि हम उस वक़्त अपने वोट से भी गद्दारी करते हैं जब वोट का हकदार आपको समझ आ रहा होता है। आप पैसे बेच के, पैसे लेके अपना वोट भेज देते हैं, तो वहाँ पे तो आपके फिर जो लोग इस तरह के काम करते हैं, जिस चौधरी को पैसे दे के वोट लिए जाते हैं कि पूरे गाँव के वोट हमारे दिलवा दीजिए, वो भी गुनाहगार है, वो भी गद्दारी कर रहा है। आप अपना आज़ादी राय का हक खुद इस्तेमाल करने के हकदार ही नहीं है। आप किसी न किसी रंग में गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, और ये गुलामी की ज़िंदगी क्या आपकी नस्लों के लिए कोई अच्छी चीज़ लेके आएगी? आप पीछे चले जाएं थोड़ा सा। अगर चौधरी का पहले बाप था तो आपके बच्चे जो थे उसके गुलाम थे, आपके वालिदैन गुलाम थे, फिर आप गुलाम हुए, अब आपके बच्चे गुलाम होंगे। ये वडेरा सिस्टम, जागीरदाराना सिस्टम, ये सियासतदान जो देख ले कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अमीर से अमीर होते गए, पाकिस्तान गरीब से गरीब होता गया आप सबके सामने। तो ज़रूरी नहीं है कि अब हमारी कोई ऐसे इदारे से आवाज़ उठे कि मौलाना आप लोग जो है सोशल मीडिया पे भी अपने ख्यालात का इज़हार करते। नाज़रीन, हमें सोचना होगा पाकिस्तान के मतलब, हमें गौर करना होगा। जब दुनिया के दूसरे मालिक को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कितने आगे निकल गए और हम वहीं के वहीं। और अफसोस होता है, मैं आपको बताऊं, मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाता रहता हूँ, उनमें मैं देखता हूँ किस तरह लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, आम पब्लिक किस तरह सर उठा के ज़िंदगी गुजारती है, और वो ये भी कहते हैं कि हमें हमारे बुनियादी हुकूक मिले हुए हैं। और आज पाकिस्तान में किसी को बुनियादी हुकूक नहीं मिले, अखलाकी हुकूक नहीं, समाजी हुकूक नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में।